Welcome back friends, this is Deepali Moore and welcome to our free online video series on YouTube channel Online Reader। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम सभी शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड कंटेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के जो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे किसके हैं, डीएलएड के हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कि जो है एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाले हैं आप सभी की, तो उन सभी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चीज़ें हमने आपके पेपर फर्स्ट से उठाई हैं, जो कि चीज़ें आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में तो काम आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ आपकी जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं यहीं से ही निकल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अगर आप अपने सेमेस्टर्स के जो पेपर होते हैं, दैट मीन्स आपके प्रशिक्षण के दौरान जो भी पेपर आपके होते हैं, चाहे आप बीएड के हों या जो है डीएलएड या बीटीसी आपने किया हो, अगर उन्हीं की किताबों को अगर आप अच्छे से सारे सेमेस्टर की किताबों को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। बट ऐसा नहीं होता। हम सभी लोग डीएलएड करने के बाद में, अपने प्रशिक्षण का कार्य पूरा करने के बाद में, हम क्या होते हैं, टेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अलग अलग किताबें हम ढूंढने लगते हैं, तो वो अलग की मैटर है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रशिक्षण से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी को हमने कलेक्ट किया है और आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके दोनों ही जगह बेनिफिट होंगे। अगर आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं तो उसमें भी आपका बेनिफिट होगा, एंड साथ ही साथ अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, तो वो सारे क्वेश्चंस भी वहाँ के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए जो भी फ्रेंड्स अभी लाइव आ चुके हैं, तो सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, फटाफट से 1 मिनट में सभी फ्रेंड्स सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के जो भी फ्रेंड्स लाइव आएँ वो भी वीडियोस को लाइक करते जाएं। एंड वीडियो से रिलेटेड एनी अदर कोई डाउट, कोई इश्यूज़, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियोस में क्या कुछ इंप्रूवमेंट करना, आगे की किस तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं हमसे, और कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है, कंटेंट में क्या कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से हम सभी अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। आई थिंक आप सभी फ्रेंड्स लाइव आ चुके होंगे और साथ ही साथ इस सेशन को अपने वीडियो के अदर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप शेयर कर चुके होंगे। चलिए आ जाते हैं हम सभी अपने प्लेटफॉर्म पर। सो जितने भी फ्रेंड्स अभी तक लाइव आ चुके हैं सभी को थैंक यू फॉर कमिंग। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, रेडी हैं आप सभी? ओके, फटाफट से हम सभी अपने सेशंस पे आ जाते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। हम सभी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई विकास के लिए शिक्षण अधिगम क्रिया निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी जो भाषाई आधार पर या भाषा के विकास के लिए प्रयोग की जाएगी? इसमें ए ऑप्शन दिया जा रहा पठन अथवा वाचन, बी है वार्ता, सी है लेखन और डी है उपरोक्त सभी। मतलब अब भाषाई विकास के स्तर से अगर बात की जाएगी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, तो आई थिंक इतने समय में आप सभी ने अपना मतलब आंसर तो गेस कर ही लिया होगा क्या होगा। तो यहाँ पे हम आंसर बताना चाहेंगे आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। भाषाई आधार पर बात की जा रही ना फ्रेंड्स कि भाषाई विकास के लिए शिक्षण अधिगम क्रिया निम्नलिखित है, तो कौन सी हो जाएगी? उसमें आपका भाषा के विकास के लिए पठन और वाचन भी जरूरी है, वार्ता करना, कन्वर्सेशन करना भी जरूरी है, और लेखन मतलब कि भाषा के द्वारा या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जैसे कि हम सभी कोई चीज़ें याद करते हैं, नहीं याद होती तो हम क्या करते हैं, उसको लिख लिख के अभ्यास करते हैं, याद करते हैं उसको लिखने का अभ्यास करते हैं, तो भी हमारे वो भाषाई विकास के लिए बेनिफिट होता है। तो इसलिए इन सारे ऑप्शंस के लिए हम सभी राइट चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन अथवा वाचन कितने प्रकार का होता है? मतलब पठन या वाचन दोनों शब्द में कुछ भी दिया जा सकता है। तो इनके लिए कितने प्रकार के ये होते हैं? 2, 3, 4 या 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वेरी गुड। सो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। पठन या वाचन जो है कितने प्रकार का होता है? वो आपका 2 प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखन शिक्षण का उद्देश्य है ए लिखने की कौशल, बी बोलने का कौशल, सी पढ़ने के कौशल, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे लेखन शिक्षण की बात की गई, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको भाषा शिक्षण के बारे में बताया था, भाषा विकास के बारे में बताया था। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो लेखन शिक्षण के उद्देश्य के लिए यहाँ पर वैसे तो आप सभी ऑल ऑफ द अबव पर जा रहे होंगे, बट यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। मैंने आपको बोला था ऑल ऑफ द अबव को आप एज अ ऑप्शन ट्रीट करेंगे, ना कि आंसर के रूप में। तो यहाँ पे
आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? लेखन शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो लेखन शिक्षण का उद्देश्य है लिखने के कौशल को बढ़ावा देना, मतलब मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः उद्देश्य बात की जाएगी ये तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि है। लेखन शिक्षण के लिए मेन रूप से या मेनली कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है ये यहाँ पर आपको बताना है। ओके, ए पेस्टोलॉजी, बी अनुकरण विधि, सी ए बी दोनों सही है, आगे के लिए जो है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो लेखन शिक्षण की मुख्य विधियां कौन कौन सी है? तो इसमें आपका आ जाएगा दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी लेखन का मुख्य पक्ष है। हिंदी के लेखन का मुख्य पक्ष क्या है ये बताना आपको। ए सुलेख, बी पाठ्य वस्तु, सी भाषा संबंधी, डी ये सभी। तो यहाँ पे आपको हिंदी लेखन का मुख्य जो पक्ष है वो बताया गया है। तो ये अगर हिंदी लेखन में बात की जाएगी तो ये सारे पक्ष इसके लिए इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। सुलेख लिखना भी, पाठ्यवस्तु के जो सामग्रियाँ हैं वो भी पढ़ना, उसको भी प्रयोग करना, भाषा संबंधी जो है शुद्धियाँ अशुद्धियाँ उनको ध्यान देना, तो ये सारी चीज़ें हिंदी लेखन के लिए मेन रूप से भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन के प्रकार होते हैं। मौन वाचन के कौन कौन से प्रकार बनते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी अपने आंसर को गेस कर सकते हैं कि मौन वाचन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन के लिए है आपका। ओके, तो यहाँ पे इसके पहले एक सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको मिला था अभी इसके पहले कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब यहाँ पे मौन वाचन के विषय में पूछा गया है क्योंकि हर सभी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा 2। मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं? मौन वाचन के आपके 2 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सस्वर वाचन के प्रकार होते हैं। सस्वर वाचन के कितने प्रकार होते हैं? देखिएगा सारे फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन यहीं पे आपको मिलेंगे, सभी को आंसर मिलेंगे, सभी के क्वेश्चंस बनेंगे यहीं पे कि आंसर से भी क्वेश्चन निकाला गया, क्वेश्चन से तो क्वेश्चन बने ही बने हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेंसुअल हैं और स्पेशली अगर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एवरेज में आपके लिए कितने हो जाएंगे? स्टेट टेट में अगर आप MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, UP टेट की, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा CTET के पेपर में, तो CTET के पेपर में पेडागोजी सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा ही देखे जाते हैं, वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टर्म के, है ना। बट जो स्टेट टेट में क्वेश्चन होते हैं वो आपके छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर के लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपके जो क्वेश्चन हैं सारे, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके किसके लिए? जो है स्टेट टेट के लिए। ठीक है, अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार TT की, MP टेट जैसे कि जनवरी में होने वाला उनके लिए, और UP टेट भी रिसेंटली डेट कभी भी आउट हो सकती है, मतलब फॉर्म के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य है। ए वाचन क्षमता का विकास, बी श्रवण क्षमता का विकास, सी चिंतन मनन शक्ति का विकास, डी रचनात्मक शक्ति का विकास। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और मे बी D.ED में आपके जो 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, एज क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से, ये ऐसा कोशिश है मेरी, इस तरीके से क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर बनेगा कि मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य माना गया, किसको माना गया है? चिंतन मनन शक्ति का विकास। किसको माना गया दोस्तों? चिंतन मनन शक्ति का विकास। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 9 नंबर क्वेश्चन, लेखन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? चलिए, ए महात्मा गांधी जी का, बी श्रीमती मॉन्टेसरी का, सी है विवेकानंद जी का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। ऐसे सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये,
तो लेखन की एक शारीरिक प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? हाँ बिल्कुल सही, आप सभी गेस कर सकते हैं अपने अपने ऑप्शन को, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? श्रीमती मॉन्टेसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की मूल इकाई है, तो भाषा की यहाँ पे मूल इकाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर सकते हैं आप, हालांकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ण, शब्द, स्वर और यहाँ पे शब्द दिया है, वर्ण, स्वर और इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आप सभी के लिए राइट बनेगा ये आप गेस कर सकते हो। चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर बनेगा क्या है? वर्ण। ओके, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई आपका हो जाएगा वर्ण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ण संबद्ध होते हैं, वर्ण किनसे संबद्ध होते हैं? उच्चारण से, उच्चारण ध्वनि से, लेखन से या ध्वनि से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही, आप सभी अपने अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। वर्ण संबद्ध होते हैं तो किससे संबंधित होते हैं? बिल्कुल कमेंट कीजिए फटाफट से, आप सभी जितने भी फ्रेंड्स लाइव हैं सभी कमेंट कीजिए। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? ए ना, बी शा, सी ए व बी दोनों एंड डी वा। इसमें से क्या होगा? इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन? चलिए स्पर्श व्यंजनों के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा। सो ओके, स्पर्श व्यंजन, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना। ना जो है क्या है? स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। और वर्ण संबद्ध होते हैं तो उच्चारण की ध्वनियों से संबंधित माने जाते हैं। जैसे कि वर्ण, हम कोई भी वर्ण का उच्चारण ही करते हैं ना, तो उच्चारण में हमें उच्चारण तो होता ही है, लेकिन उच्चारण के साथ साथ ध्वनियाँ भी तो निकलती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी माना गया। ठीक है, और इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट सीरीज में हो गया है। आगे है, इनमें से कौन सा स्वर शीघ्र है? तो जितने भी फ्रेंड्स लाइव हैं सभी फ्रेंड्स, अगर अभी जो भी फ्रेंड्स नए आ रहे हैं तो सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियोस पे अभी आए हुए हैं, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर करते जाइएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियोज़ को क्रिएट करने में। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी हमें नॉलेज इसी से मिलती है, लाइक से ही, कि आपको कितनी वीडियो ये पसंद आई, तो कंटेंट परफेक्ट है कितने कितने नहीं, क्या है इसमें कमियां, क्या इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ आप कमेंट में हमें करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए तो आगे क्या है? इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर दीर्घ है ये आपको बताना है। दीर्घ स्वर तो आ, ई, ये सभी कौन सा स्वर दीर्घ है? चलिए बिल्कुल सही। 30 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी अपने आंसर को जो है देख सकते हैं। स्वर आपके दो होते हैं, हर्ष और दीर्घ। ठीक है, तो हर्ष और दीर्घ में ठीक है बिल्कुल सही। अभी तक आप सभी ने अपने आंसर को फाइंड करने को, कौन सा है? दीर्घ। ठीक है, मतलब दीर्घ क्या होता है? जिसमें मात्राएं लगती हैं। अब ये तो मात्रा इसमें है नहीं, इसमें भी मात्रा नहीं है, तो मात्रा है कि इसमें मात्रा है आपके ऑप्शन नंबर जो है बी में। कौन सी मात्रा है? बड़ा आ की मात्रा है। ठीक है, क्योंकि आ होता है, आ की मात्रा ये तो होती है ना, बड़ा आ। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? चलिए ऊष्म व्यंजन कौन सा है? व, श, धा या इनमें से कोई नहीं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन के लिए इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? बिल्कुल सही। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? तो आपका आ जाएगा श, जो आपका खष्टी सा जिसको बोलते हैं वो श आपका आ जाएगा, सपेरा वाला ये सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अल्टीमेट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ में मैंने राउंड कर रखा है, कुछ में मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी पहले से लगा रखा है स्क्रीनशॉट लेने से पहले ही। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं कलेक्शंस में से। तो निम्नलिखित में से अनुस्वार है, अनुस्वार कौन सा है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो अनुस्वार किस में लगा है आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। आ में अंग है, बी में अंत है, सी में सिंह है एंड डी में इनमें से सभी। ओके बिल्कुल सही, आप सभी ने फाइंड किया। अपने अपने आंसर को कमेंट करते रहिए फटाफट से।
ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी आप अनुस्वार लगाते हैं। अनुस्वार क्या होती है? अनुस्वार ये जो बिंदी लगी हुई तो होती है ऊपर ना, हाँ यहाँ पे जो ऊपर बिंदी लगी हुई थी यही आपका अनुस्वार होता है। तो इसमें भी लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ और इसमें भी लगा हुआ, तो सब में है। तो आपका राइट आंसर जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो मात्राएं जो होती हैं ये आपका अनुस्वार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विसर्ग है। चलिए विसर्ग के लिए बताइए। अतः, प्रातः, पुनः और ये सभी 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए। आप सभी अपने अपने आंसर को गेन कर सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। फटाफट से कमेंट कीजिए, इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अतः, पुनः और प्रातः। जैसे कि मैंने अनुस्वार के लिए बताया था, क्या होती है? शब्दों के ऊपर जो लगता है, क्या लगता है? बिंदी लगती है, जिसे हम चंद बिंदी बोलते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। लेकिन शब्दों के बगल में, शब्दों के अंत में और बगल में जो ये बिंदी लगती है इस तरीके की, ठीक है, वो आपका क्या होता है? वो आपका विसर्ग कहलाता है। ठीक है, अतः, प्रातः, पुनः, इन सभी में ये विसर्ग प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिनमें विसर्ग के लग जाने से जो शब्दों का उच्चारण है ना फ्रेंड्स, शब्दों के उच्चारण में ह की ध्वनि आती है। ठीक है, जैसे कि अतः तो ह आ रहा ना, प्रातः तो मतलब शब्दों के उच्चारण के अंत में ह आता है, ह उच्चरित होता है, तो वो आपका विसर्ग का सूचक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 50 क्वेश्चन है पूरे सीरीज में, तो लास्ट तक बने रहिएगा एंड अपने दोस्तों को भी सभी को लाइव लेके आइए। तो शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं शेयर किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं शेयर किया तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट, कोई इशूज, कोई सजेशन है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्नलिखित में स्वर ध्वनियाँ हैं। अब इसमें से आपको स्वर ध्वनियाँ देखनी है। स्वर ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ए ऑप्शन में है आ, ई, उ, बी है ए, ओ, अंग, सी में है आ, उ एंड डी में है ये सभी। तो 17 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी अपने अपने आंसर को कमेंट कीजिए फटाफट से। बिल्कुल, तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये सारी ध्वनियाँ कैसी हैं? ये सारी ध्वनियाँ आपकी जो हैं स्वर ध्वनियाँ ही हैं। स्वर ध्वनियाँ मतलब कि ये सारे जितने वर्ड आपके लिखे हैं स्वर के ही तो वर्ड हैं, स्वर के ही तो जो वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? स्वर ध्वनियाँ कहलाएंगी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यंजन ध्वनियाँ हैं। चलिए निम्नलिखित में से व्यंजन ध्वनियाँ कौन कौन सी वो आपको बतानी है। ए में कहा गया है क, ग, ड़, बी में कहा गया है च, झ, ढ, सी में है पा, बा, मा एंड डी में है ये सभी। चलिए फटाफट से 18 नंबर क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हैं आप सभी। ये सारे इजी क्वेश्चन हैं, बहुत इजी बेसिक से क्वेश्चन है, बट यहीं सब भी आप सभी गलतियां कर जाते हैं। एमपी टेट के पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये कलेक्शन। वहाँ का पेपर तो ऑनलाइन होता है, तो उन सभी के लिए ये कलेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसे से छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी वीडियोस के लास्ट में मैं दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं इन सभी का एज इट इज ऐसे आंसर लिखा हुआ है, इसका पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आप चैनल का लोगो देख पा रहे होंगे, वही लोगो लगा हुआ है, ऑनलाइन रीडर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ पर इसका मैं पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर, चलिए फटाफट से आ जाते हैं फिर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको कौन से हैं? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। पुनः मैं रिवीजन कर दूं, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ए में दिया गया है दिवस, बी में दिया गया है अग्नि, सी में दिया गया है दुग्ध, डी में दिया गया है ये सभी। चलिए बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए आप सभी। बिल्कुल सही, 19 नंबर क्वेश्चंस के लिए वेरी नाइस। तो तत्सम शब्द सारे कौन कौन से हैं? ये सारे वर्ड आपके तत्सम हैं, दिवस, अग्नि और दुग्ध। अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो क्या लिखिएगा आप?
अगर ये तत्सम ये सारे हैं, अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो तद्भव शब्द वे होते हैं जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। तो दिवस को क्या बोलते हैं, दिन बोलते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं, दुग्ध को दूध बोलते हैं। तो ये सब इसका क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द है। और ये जहाँ पे जो शब्द आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल में, ये सारे आपके कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सभी आपका राइट आंसर बनेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, देखिएगा यहाँ तद्भव शब्द नीचे आ गया। तो तद्भव शब्द क्या होता है, तो जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, या यूँ कहें कि संस्कृत के शब्दों को जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में उनका वर्ण, उनका शब्द और उनका प्रकार बदल कर हम प्रयुक्त करते हैं, तो वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन में सूरज दिया गया है, बी में दिया गया है खीर, सी में दिया गया है सात और डी में दिया गया है ये सभी। तो चलिए कमेंट कीजिए आप सभी 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल सही, तद्भव शब्द के लिए आप सभी कमेंट कीजिए। वेरी नाइस। तो ये सारे शब्द आपके क्या हैं, ये सारे शब्द आपके तद्भव के हैं। सूरज, सात, खीर, ये सब आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, सूरज का क्या हो जाएगा, सूर्य होगा, सात का सप्तम होगा, इसी तरीके से खीर का शीर होगा। तो ये सब तरीके का आपके तत्सम शब्द इसके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं लाइव हूँ, आप सभी की चैटिंग को मैं देखकर आंसर मैं करती रहूँगी फटाफट से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तक यहाँ पे हो गया। इसको मैं टेलीग्राम पर इसका PDF दे दूंगी, आप सभी रिवीजन करते रहिएगा वहाँ से। ठीक है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन कौन से हैं, चलिए देशज शब्द बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1.5 के बच्चे सारे ये क्वेश्चन जरूर पूरा रट लेंगे। ठीक है, और इसके PDF से आप सभी जो है इसका रिवीजन पेपर टाइम के पहले तक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर अभी तो लर्न कर ही कर लीजिए, लेकिन पेपर टाइम में, पेपर के एक दिन पहले इन सभी PDF का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इसी के पर्सपेक्टिव से मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन कौन से हैं, तो ए जूता, बी पेड़, सी कटोरा, डी ये सभी। चलिए कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन से हैं, तो ये आपके ये सभी आ जाएगा। ठीक है, ये सारे शब्द आपके कैसे हैं, देशज शब्द हैं। चलिए इसी के अगेंस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। तो विदेशी शब्द ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैंने इन सभी को राउंड करके इंपॉर्टेंट लिख रखा है। ए ऑप्शन क्या दिया गया है 22 के लिए, कोट, बी दिया है स्कूल, सी दिया है फ्रॉक, डी दिया है ये सभी। चलिए बताइए 22 के लिए कमेंट कीजिए फटाफट से आप सभी। कोट, स्कूल, फ्रॉक क्या होगा, विदेशी शब्द। बिल्कुल सही, जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव मिल गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे शब्द आपके कोट है, स्कूल है, फ्रॉक है, ये सब आपके कैसे शब्द हैं, विदेशी शब्द माने जाते हैं। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में अरबी शब्द कौन कौन से हैं, चलिए बताइए। अरबी शब्द ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, पूछे जाने वाले शब्दों में आता है। हाँ, मुसाफिर, वैन, कॉफ़ी ये सभी। चलिए अरबी शब्द के लिए 23 के लिए कमेंट कीजिए फटाफट से आप सभी। तो निम्नलिखित में अरबी शब्द कौन से हैं, तो अरबी शब्द में आपका आ जाएगा, हाँ तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी, हाँ क्या होगा, मुसाफिर, ना कि ये सभी। आप सभी कंफ्यूज हो जाएंगे, अरबी शब्द कौन सा है, मुसाफिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, ध्यान से चलिएगा सारे क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से फारसी शब्द बताइए। इनाम, आबरू, लीडर ये सभी। चलिए बताइए, फारसी शब्द पूछा गया है। बिल्कुल आप सभी आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, कौन से शब्द हैं आपके, आबरू, कहते हैं ना इज्जत, आबरू, तो वो आपका क्या है, फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। किसका शब्द माना जाता है, फारसी भाषा का शब्द वो देखा गया है। चलिए कोई डाउट, कोई सूझ, कोई सजेशंस, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके अपने आंसर को पूछ सकता है। ठीक है, हाँ चलते आगे बढ़ते हैं फिर 25 के लिए। निम्नलिखित में अंग्रेजी शब्द कौन सा है, चलिए। ए बल्ब, बी टेलीफोन, सी टेलीविज़न, डी ये सभी। देखते कितनी तैयारी है। सारे शब्दों को मैंने यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अरबी, फारसी, अंग्रेजी सभी को मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखा, और एट एंड लास्ट मातृभाषा को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। तो आई थिंक 25 के लिए आप सभी ने आंसर गेन कर लिया होगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, सारे अंग्रेजी भाषा के ही शब्द हैं। देखिए आप बल्ब को लिखते हैं तो बल्ब ही तो लिखते हैं, BULB। टेलीविज़न का भी इंग्लिश में लिखते हैं TELEVISION, और
सॉरी टेलीफोन का TELEPHON, तो टेलीफोन का भी तो ऐसे एज इट इज लिखा जाता है ना। तो ये सारे शब्द आपके कैसे हैं, अंग्रेजी भाषा के ही शब्द माने जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन को आपको देख के आंसर देना है। ए ऑप्शन है क्या, विधानवाचक, बी है आज्ञावाचक, सी है संदेहवाचक, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 26 के लिए बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानवाचक। ओके, चलिए किसी के कोई डाउट, कोई चूज, कोई सजेशन है तो कमेंट करके पूछते रहिएगा, ठीक है। हाँ, इसका PDF मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, यह वाक्य है। यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है? नकारात्मक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, और डी में क्या कहा जा रहा है, बी और सी, मतलब संदेहवाचक और संकेतवाचक दोनों की बात की गई है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन के लिए बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए। हाँ, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डी आंसर को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सोचना है कि यहाँ पर यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये सेंटेंस आपका हो जाएगा संकेतवाचक। कैसा हो जाएगा? संकेतवाचक आपका सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको इंडिकेट किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, ठीक है ना। कि इसमें कोई संदेह की बात तो बताई नहीं गई है, तो संदेह आपका हो ही नहीं सकता। संदेह की बात अगर बताई होती कि संदेह है, सस्पेंस है, मतलब कि, तो वहाँ पर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट कहा ही नहीं गया। संकेत दिया जा रहा है कि अगर वह मतलब मेहनत करता तो सफल हो जाता, मेहनत तो उसने किया ही नहीं, तो रिजल्ट उसके सामने ही है, वो असफल है। तो यहाँ पे क्लियर है, किसी तरीके का सस्पेंस की बात ही नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बी कट हो जाएगा। चलिए 28। मकान मालिक को देखते ही चोर भाग गए। चलिए यह वाक्य है विधानवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, इनमें से कोई नहीं। चलिए 28 के लिए कमेंट कीजिए। मकान मालिक को देखते ही चोर भाग गए। चलिए, तो कैसा हुआ यहाँ पे, कैसा वाचक है? प्रश्नवाचक तो बिल्कुल है ही नहीं, तो किस प्रकार का वाचक है? ना ही विधानवाचक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा संदेहवाचक, ठीक है। जैसे ही चोरों को मालिक के आने का संदेह होता है, उन्हें आशंका होती है, वो भाग जाते हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई इश्यूज, कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, जो भी फ्रेंड्स अभी हमारे सेशन में लाइव आ रहे हैं, तो सभी फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को, ताकि सभी फ्रेंड्स लाइव आ सकें। और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए वीडियोज़ को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए कलेक्ट किए गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर 29 में क्या कहा जा रहा है कि जो वाक्य आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध कराएं उन्हें कहते हैं। ए संदेहवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 29 के लिए बताइए। 29 के लिए आप सभी बता सकते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? आज्ञावाचक, ठीक है। आदेश, अनुमति, अनुरोध, ये सारे बोध आपके किस में होते हैं? आज्ञावाचक में। चलिए फटाफट से, इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह होता है। इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आशीर्वाद, आज्ञावाचक वाक्य। चलिए ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं 30 नंबर क्वेश्चन के लिए। फटाफट से कमेंट कीजिए, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा इन शब्दों को 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही, ऊपर ही लिखा हुआ है इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आज्ञा या आदेश की बात की गई थी तो आज्ञावाचक वाक्य हो गया था। यहाँ पर क्या बात की गई? यहाँ पर बात की गई है आपके लिए इच्छा की, कामना की, आशीर्वाद की, तो वो इच्छावाचक वाक्य होता है। मतलब इच्छा से निकलती है। आशीर्वाद किसी को देना हो तो जब इच्छा होगी तभी ना दे पाएंगे। आप जबरदस्ती किसी को तो आशीर्वाद देंगे ही नहीं, वो अगर दे देते तो अलग की बात है फिलहाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फिर हम सभी। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा, फटाफट से आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं?
किसी ऐसे वाक्य में जिनमें एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर अगर निर्भर होती है, इस प्रकार का कोई बोध होता है तो वो कैसी क्रिया कहलाती है? ए संदेहवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 31 के लिए बिल्कुल सही। 31 के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता हो वो आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। चलिए 32, वह उठ नहीं सकता, यह वाक्य है। उठ नहीं सकता किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, नकारात्मक, संदेहवाचक, ये सभी। चलिए 32 के लिए बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन आप सभी के लिए ईजी होना चाहिए क्योंकि नहीं लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, 33 के लिए चलिए फटाफट से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके इजी लेवल के ही है और जैसे कि सब्जेक्ट आपने देखा ही, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका जैसा टाइटल है उसी के अकॉर्डिंग उसमें सिलेबस में रखे गए हैं, तो ये आपके लिए टेट के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए अरे इतना लंबा पेड़, यह वाक्य है। सेंटेंस आपका क्या है? अरे इतना लंबा पेड़। तो ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ए संकेतवाचक, बी संदेहवाचक, सी विस्मयादिबोधक, डी ए व बी दोनों। क्या होगा 33 के लिए, 33 नंबर क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल सही। यहाँ पे विस्मयादिबोधक का चिन्ह भी तो लगा हुआ है ना? ये जो आपका निशान लगा हुआ ये भी किसका है? ये जो निशान बना हुआ होता है ये आपका विस्मयादिबोधक का बना हुआ होता है। मल्टीपल टाइम आपने देखा होगा ऐसे वाला निशान, ये वाला निशान। ठीक है, चलिए आई थिंक ये सारे क्वेश्चन इजी हैं। चिड़िया चहक रही है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य बन सकता है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी बी व सी दोनों। चलिए बताइए फटाफट से कमेंट करके। 34 के लिए चिड़िया चहक रही है, रचना की दृष्टि से बताना है क्योंकि अलग अलग प्रकार के वाक्य जो होते हैं अलग अलग अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना, तो यहाँ पे रचना की दृष्टि से बताना है कि वाक्य कितने प्रकार, मतलब ये वाक्य कैसा वाक्य है। चलिए कैसा वाक्य? सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सरल वाक्य है। नववर्ष मंगलमय हो, यह वाक्य है। संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, इनमें से कोई नहीं। 35 के लिए कमेंट कीजिए। बिल्कुल, नववर्ष मंगलमय हो यह वाक्य है। तो हाँ, जैसे कि अभी मैंने लास्ट की स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी बताया था कि इच्छाएं होती हैं क्या, खुद से निकलती हैं। तो नववर्ष मंगलमय हो, अगर हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं तो जही सी बात है हमारे अंतरात्मा से वो चीज़ें निकल रही, मतलब कि हमारी इच्छा से हैं। ठीक है, तो इच्छावाचक वाक्य होगा ये। चलिए 36 के लिए, यदि वर्षा हो जाती तो फसल नहीं सूखती, यह वाक्य है। संकेतवाचक, इच्छावाचक, सी संदेहवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के लिए, 36 के लिए, यदि वर्षा हो जाती तो फसल नहीं सूखती। बिल्कुल सही दिया। कैसा आंसर बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यदि वर्षा हो जाती तो फसल नहीं सूखती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वह कैसे वाक्य कहलाते हैं? ए सरल, बी मिश्रित, सी संयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 37 नंबर क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा। एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरे पर या एक से अधिक जो दूसरा हो वो आश्रित उपवाक्य हो, तो वे कैसे वाक्य कहलाएंगे? बिल्कुल सही, ऐसे वाक्य जो होंगे वो आपके कैसे होंगे? मिश्रित होंगे। कैसे हो जाएंगे बाबू? कैसे होंगे डियर फ्रेंड्स? मिश्रित वाक्य आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। भाषा ध्वनि में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता का दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो, भाषा ध्वनि की यह परिभाषा किसकी है? चलिए स्टेटमेंट फिर से पढ़िएगा। भाषा ध्वनि में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुत्तम इकाई जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता का दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व हो, यह परिभाषा जो है किस व्यक्ति ने कही है? ए माइकल वेस्ट ने,
बी भोलानाथ तिवारी ने, सी पंडित विद्यानाथ मिश्र ने, डी रायबर ने। चलिए 38 के लिए फटाफट से कमेंट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टफ हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, परिभाषा वाले जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल टाइम पेपर में तो आते ही हैं, बट हाँ आप सभी के लिए इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो ये बहुत ही भोली सी परिभाषा है। परिभाषा कैसी है? भोली सी है, तो इसलिए भोलानाथ तिवारी से ली गई है। ठीक है, हाँ इसको याद कर सकते इस तरीके से आप। परिभाषा कैसी है? बहुत भोली परिभाषा है ये, तो इसको भोलानाथ तिवारी जी ने लिखा है। चलिए 39, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पड़ जाएगा आप सभी के लिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 12, 14 और 8। हाँ, कुछ फ्रेंड्स 13 सोच रहे होंगे, तो 13 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं बनती 13 की। चलिए, स्वरों की संख्या होती है, हाँ आंसर दीजिए आप सभी कमेंट करके। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने हैं? 12 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यूज हो तो बताते रहिएगा। चलिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझने को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझने को क्या कहा जाता है? अर्थ तत्व, बी संबंध तत्व, सी वाक्य विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए 50 क्वेश्चन है, पूरे 50 क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ में भी क्लासेस हो रही हैं, मगर सेकंड सेमेस्टर के भी मैंने डाल रखे हैं वीडियोस, उनको भी आप सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट डियर फ्रेंड्स। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? इस स्लाइड्स पे थे। हाँ, तो जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये सारे सिलेबस कंटेंट प्रोवाइड होते हैं ना, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आई थिंक 40 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी ने कमेंट कर दिया। हाँ, तो राइट आंसर क्या बनेगा? अर्थ तत्व है। बिल्कुल सही। कैसा तत्व है? अर्थ तत्व है। चलिए 41, वाक्य की आवश्यकता है सार्थकता में, योग्यता में, समीपता में, या ये सभी क्या होगा? चलिए, वाक्य की आवश्यकता होती है, ये भी क्वेश्चन इजी है। हाँ, किस में होती है? ओके, ये सभी में। किस में होती है? सभी में होती है। वाक्य की आवश्यकता है तो किस में है? सार्थकता में भी होती है, योग्यता में भी देखी जाती है, और समीपता में भी देखी जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 42, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? चलिए, हिंदी भाषा में 40, 47, 41 और 36। कितना होगा 42 के लिए? बताइए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हाँ, वेरी गुड। तो कितनी होती है व्यंजनों की संख्या? अभी इसके पहले हमने स्लाइड्स में पूछा था क्या? स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी थी? 12। और अभी क्या है? व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 47 है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से मूल या ह्रस्व, है ना, क्या पूछा गया? मूल या ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में कहा गया है आ ई ऊ, मतलब दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। बी में है ए आई ओ, सी में है आ ई ऊ श्री। इनमें से कोई नहीं। चलिए 43 के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट बहुत ईजी वे में है क्वेश्चन। ह्रस्व दीर्घ जो आपके स्वर होते हैं उन्हीं की बात की गई यहाँ पे। तो मूल रूप से यहाँ पे आपके ह्रस्व स्वरों की बात की गई है, तो ह्रस्व स्वर आपके कौन सा आंसर राइट होगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो जो सारे दिए गए हैं ये तो आपके कैसे हैं? दीर्घ हैं सारे। अभी मैंने जैसे कि ऑलरेडी इसको प्रोनाउंसिएट करते हुए, इसको उच्चारण करते हुए मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि क्या हो जाएंगे, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। तो बचा आपका कौन सा? यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा फिर ये क्रम। तो राइट आंसर सारे ह्रस्व या मूल स्वर आपके कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, यहाँ पर 43 तक तो हो ही गया है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन से हैं? चलिए, लास्ट क्वेश्चन में ह्रस्व स्वर पूछा गया था, यहाँ पे दीर्घ स्वर आपको बताना है। ए आई और आ, बी है आ ई ऊ श्री, बी सी में है आ ई ऊ, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट वाले स्लाइड्स में ही हमने आपको बताया, लास्ट वाले क्वेश्चंस में ही आपको मैंने बताया ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कौन कौन से थे। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, सी। ओके, आ ई ऊ, ये जो तीनों वर्ड दिए गए हैं आपके तीनों दीर्घ वर्ण है। कैसे वर्ण है? दीर्घ वर्ण है। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? चलिए, ए बी सी डी। ए में है 20, बी में है 25, सी में है 26,
डी में है 30। चलिए स्पर्श व्यंजन 45 के लिए बिल्कुल सही। तो कौन से वर्ण हैं आपके, कितने हैं, 25 हैं, 25 हैं। चलिए तो सेशन को शेयर तो कर दिया ना आपने, जिन्होंने शेयर नहीं किया तो अभी शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगी, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेम चैनल के नेम से ही टेलीग्राम का चैनल भी है हमारा, आप वहाँ से उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने कल की वीडियो जो मैंने डाली हुई है उसकी भी मैंने पीडीएफ दे दी है, और आज की इसकी भी वीडियो की पीडीएफ जो मैं दे दूँगी, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द सही है, चलिए पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय एंड पूजनीय। देखिएगा थोड़ा सा इसको 46 के लिए। तो यहाँ पे तो आई थिंक आप सभी को आंसर लग ही जाएगा। क्या है आंसर, बिल्कुल सही, पूजनीय। चलिए नेक्स्ट 47, कौन सा शब्द सही है, चलिए सही शब्द बताइए। मतलब वर्तनी से अशुद्ध है, ये वर्तनियों से अशुद्धियाँ हैं इसमें, वही आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, A B C D आपको दिया गया है। 47 के लिए कमेंट कीजिए फटाफट से। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो रेड पेंसिल लगा हुआ है उस पर मत जाइएगा, कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हुए भी वो रेड पेन लग गए हैं, तो ऐसा नहीं कि वही आंसर है, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी को मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, साथ ही साथ मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर दे रहूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, चलिए प्रार्थ्य, चूर्ण, पूजनीय, अनुग्रहित। चलिए इसके वर्तनी आपको शुद्ध कौन सी वो बतानी है, ध्यान से देखिएगा 48 के लिए। हाँ देखिए और कमेंट भी करिए फटाफट से। बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा, अनुग्रहित। अनुग्रहित आपका क्या है, वर्तनी के पर्सपेक्टिव से या वर्तनी के लिए, मतलब इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही है। हाँ 49 के लिए शुद्ध वर्तनी है। 49 के लिए इच्छा बी, इच्छा सी, इच्छा और डी इच्छा। क्या होगा, देखने पे तो सारे एक ही जैसे लग रहा है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। हाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के लिए शुद्ध वर्तनी है, चलिए शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, इंकार, इंकार, इनकार और इंकार। क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए, चलिए फटाफट से बताइए। इसकी पीडीएफ मैं सभी को दे दूंगी, डोंट वरी। इसका रिवीजन आप पेपर के पहले कर लीजिएगा, सभी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट, ठीक है। 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से इसकी पीडीएफ रिसीव करके, ठीक है, जैसे कि कल पेपर है तो आज इसका रिवीजन सारे पीडीएफ का जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो पढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अभी, ठीक है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो जब कल पेपर है तो पीडीएफ से आप उसको फटाफट से एक बार देखते हुए चलिएगा। अदरवाइज क्या कीजिएगा, वीडियोज़ को ऑन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे ऊपर देखिएगा आप, ठीक है, राइट साइड के ऊपर कॉर्नर पे 3 डॉटेड बनी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 डॉट बने हुए हैं, पॉइंट बने, बिंदियाँ बनी हुई हैं। उस पर क्लिक करके आप जो इसका जो प्लेबैक का जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, उसको इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल से बढ़ा के आप उसको 2 पे कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 पे कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई 1.5 के कर दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई 1.5 पे कर दीजिएगा ना, तो ये आपका ये जो वीडियो है ये 1.5 गुना तेज़ी से स्पीड से भागने लगता है। तो स्पीड में करके आप इसको फटाफट से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। तो 3 डॉटेड पे क्लिक करके आप वीडियोस को फास्टली सुन भी सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। एनी डाउट, एनी इशूज़, एनी सजेशंस, कुछ भी दिक्कत होती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, फटाक से आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी के फिर सेकंड सेमेस्टर के वीडियोस मैं क्रिएट कर रही हूँ, साथ ही साथ 4th सेमेस्टर के भी पेपर तक के लिए सारे चैप्टर जो होंगे, जितने भी कंटेंट है मेरे पास, मैं सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगी आप सभी के साथ में, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम सभी फ्रेंड्स को, ठीक है। इसकी पीडीएफ ये मैं टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक दे दिया, ये लिंक आप देख सकते हो सभी फ्रेंड्स। हाँ लिंक ये दे दिया है मैंने, ये लिंक आप यहाँ से क्या कीजिए, इस लिंक को आप टाइप करके जो है आप पेस्ट करके जो है वहाँ से
टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ऑनलाइन रीडर के नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकती है। नाम मैंने दे दिया है, इसको सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो हमारी क्लासेस है उसकी तो PDF मिलती ही मिलती हैं, अदर भी जो भी PDF होती है वो सारी मैं यहाँ पर जितने भी स्टडी मटेरियल मेरे पास होते हैं, सारे फॉन्ट, सारे जो वर्जन के होते हैं, चाहे आपका इमेज हो, टेक्स्ट हो या PDF हो, सभी मैं टेलीग्राम पर शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे आपको एक ही GB में ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी डियर फ्रेंड्स। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ वीडियोज़ को मेरी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अनअकैडमी पर भी अपनी क्लासेस चलती हैं दीपाली मौर्य के नाम से, वहाँ पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज का सेशन ओवर करें, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एनी डाउट, एनी इशूज़, एनी सजेशंस तो कमेंट की जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी आपके जो भी कोई इशूज़ हैं, कुछ भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक फिर ओवर करते हैं। बाकी की चीज़ें आप सभी कमेंट में करके बताते रहिएगा, अपनी क्वेरीज, अपने जो भी एडवाइजेस हो वो सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज़।